नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से YouTube चैनल पर स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे बर्जीलियस की। जी हाँ, बर्जीलियस ने क्या कहा था। वो कह रहा था कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का निर्माण है, जो किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का निर्माण केवल लिविंग टिश्यूज के द्वारा ही हो सकता है। जी हाँ, हमने यहाँ पे बात किया था लिविंग टिश्यू की, यानी कि जो भी जीवित ऊतक या जीवित कोशिकाएं हैं या जीव जंतु या पादप प्लांट हैं, उन्हीं के द्वारा ही किन का निर्माण हो सकता है, कार्बनिक कंपाउंडों का निर्माण हो सकता है। जी हाँ, जो भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका निर्माण केवल जीवित ऊतकों के द्वारा ही हो सकता है। ऐसा कहने वाला कौन था भाई? बर्जीलियस। जी हाँ, बर्जीलियस ये वैसा वैज्ञानिक था जिन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। जो इसका सिद्धांत कहलाया जैव शक्ति सिद्धांत। लेकिन बाद में इसका विखंडन हुआ और इसके बाद में आते हैं एफ वोलर। ये ऐसा वैज्ञानिक है जिसने क्या किया भाई, प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया। देखिए इसके बाद में कौन सा वैज्ञानिक आता है, एफ वोलर, या जिसे मैं एफ वोलर। इस साइंटिस्ट ने पूरी केमिस्ट्री के अंदर ही बहुत सारे परिवर्तन कर दिए। देखिए विद्यार्थियों, इसने क्या किया, सर्वप्रथम इन्होंने बनाया कार्बनिक कंपाउंड, और ऐसा कार्बनिक कंपाउंड जो किसमें संश्लेषित किया गया, प्रयोगशाला के अंदर संश्लेषित किया गया। देखिए इसने क्या किया, सर्वप्रथम इन्होंने लिया अमोनियम सल्फेट को, अमोनियम सल्फेट, और साथ में इन्होंने लिया पोटेशियम साइनेट, और इसके माध्यम से इन दोनों को मिला के बनाया अमोनियम साइनेट। जी हाँ, अमोनियम साइनेट। और इस अमोनियम साइनेट को किया गया क्या भाई, गर्म किया गया, जिससे प्रथम यौगिक या प्रथम जो कार्बनिक यौगिक था वो बना लिया गया भाई यूरिया। जैसे यहाँ पे अमोनियम साइनेट को क्या किया गया, गर्म किया गया, और जो प्रथम कार्बनिक यौगिक है उसका संश्लेषण कर दिया गया, जिसका नाम था भाई यूरिया। देखिए यहाँ पे जो अमोनियम साइनेट था, इस अमोनियम साइनेट को क्या किया गया भाई, गर्म किया गया, और गर्म करने के बाद में हमें क्या प्राप्त हुआ, यूरिया प्राप्त हुआ। इसका फॉर्मूला NH2CO NH2। गलती से भी यहाँ पे जो फंक्शनल या क्रियात्मक समूह है वो कार्बोनिल ना हो करके होता है क्या भाई, अमाइड ग्रुप होता है। ये अमाइड ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया इसका। मैं इसे FG से डिनोट कर देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप। अर्थात किसी भी कार्बनिक रिएक्शन के अंतर्गत जो भी किसी कार्बनिक रिएक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है या जिम्मेदार होता है वो कौन होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे यही बात की है कि यहाँ पे केवल क्या होगा भाई, प्रयोगशाला के अंतर्गत जो एफ वोलर साहब हैं उन्होंने क्या किया, कार्बनिक जो प्रथम कार्बनिक यौगिक है उसका क्या कर दिया, संश्लेषण कर दिया। इसके बाद में बहुत से कार्बनिक यौगिकों का प्रयोगशाला के अंतर्गत सिंथेसिस किया गया, और बहुत सारे प्रयोगशाला के अंतर्गत जो भी कार्बनिक कंपाउंड थे वो बना लिए गए। ये फर्स्ट ऐसा कार्बनिक कंपाउंड था जिसका क्या किया गया भी, प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया। इसके बाद में देखिए और जानकारी के लिए यदि हम बात करें तो इसके बाद में आता है कोल्बे साहब। ये एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने क्या बताया, कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो एसिटिक एसिड है, या जिसे मैं बोल सकता हूँ CH3COOH, जिसे हम सिरका या फिर क्या बोलते हैं इसे, विनेगर,
इसका संश्लेषण, इसका सिंथेसिस कैसे होता है? ये अपने ही तत्वों से निर्मित होने वाला, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अपने ही तत्वों से निर्मित होने वाला प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था। ये क्या हो रहा था? अपने ही तत्वों से जो निर्माण हो रहा है इसका, जो अपने ही तत्वों से निर्मित जो प्रथम कार्बनिक यौगिक है, और वो कोल्बे बता रहा है वो कौन है भाई? एसिटिक एसिड, या जिसे हम सिरका या फिर विनेगर बोल रहे हैं। ऐसे हमने इंट्रोडक्शन के रूप में कि कार्बनिक यौगिकों का सर्वप्रथम इतिहास क्या है, किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। बेसिकली यहाँ पे देखिए, कार्बनिक कंपाउंडों के अंतर्गत बेसिकली कार्बन होता है, तो हम सर्वप्रथम कार्बन की ही बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे सर्वप्रथम किसकी भाई? कार्बन की। जी हाँ, कार्बन की। तो कार्बन का यदि मैं परमाणु क्रमांक की बात करता हूँ, यदि परमाणु क्रमांक की बात करता हूँ तो परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। परमाणु भार की यदि मैं बात करता हूँ तो इसका 12 होता है। और यदि इसकी संयोजकता की बात करता हूँ तो क्या होता है भी? इसकी संयोजकता 4 होती है। यदि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो 1s2, 2s2, 2p, 2p2 आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यदि इसके बाह्यतम कोश में बात करूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अर्थात ये अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे इसकी संयोजकता के बारे में बात करने वाला जो सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक आता है, तो वो सर्वप्रथम आता है यहाँ पे कौन? कैकुले साहब। हाँ जी हाँ, जो इसके बारे में सर्वप्रथम बताता है, कैकुले ने बताया कि जो कार्बन है इसकी संयोजकता कितनी होती है भाई? 4 होती है। तो इतना हम जान चुके हैं परमाणु क्रमांक, भार, संयोजकता के बारे में। और संयोजकता के बारे में बताने वाले कौन? कैकुले साहब ने बताया। इसके बाद में आगे देखिए, ये जो चारों संयोजकताएं हैं ये किस प्रकार से संतुष्ट होती हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत बॉन्ड कितने कितने होते हैं तथा इनका संकरण क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे 4 संयोजकता होती है तथा वो निम्न प्रकार से संतुष्ट हो सकती है। देखिए, यदि ये कार्बन है तो ये अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है इस प्रकार से, या फिर ये किस प्रकार से बना सकता है? इस प्रकार से बना सकता है, या फिर बना सकता है ये दोनों के दोनों जो 2 बॉन्ड हैं वो राइट हैंड साइड, 2 बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड, या फिर बना सकता है ये क्या? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए मोस्टली रूप से हमारे पास में 1, 2 एंड ये दोनों 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है कि किस प्रकार से यहाँ पे बॉन्ड बन सकते हैं। यदि यहाँ पे मैं बात करूँ जो एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा, क्योंकि मोस्टली रूप से यहाँ पे सहसंयोजक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बना हुआ बॉन्ड जो क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहलाता है। इसका फॉर्मेशन देखिए, तो सहसंयोजक बंध के यहाँ पे 2 प्रकार हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यदि एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो वहाँ पे क्या होता है भाई? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यदि यहाँ पे कोलैटरल या सैम पार्श्विक या अतिव्यापन द्वारा यदि साझा होता है तो वहाँ पे देखिए यदि ओवरलैपिंग होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए कार्बन के साथ में ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा एंड ये सिग्मा। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 4, जबकि पाई बॉन्डों की संख्या है यहाँ पे 0। यहाँ पे देखिए एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा भाई? पाई बॉन्ड, ये सिग्मा एंड ये सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्डों की संख्या हो गई 3 और यहाँ पे पाई बॉन्डों की संख्या हो जाती है 1। इसी प्रकार से यहाँ पे एक सिग्मा एंड एक पाई, एक सिग्मा एंड एक पाई। इसी प्रकार से यदि इसमें बात करूँ तो एक सिग्मा और ऊपर की तरफ पाई, नीचे की तरफ पाई, और ये क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाते हैं? 2, और पाई बॉन्ड कितने हो जाते हैं? 2। इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड 2 एंड पाई बॉन्ड
2। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे दोनों संरचनाओं को सेम लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड 2 है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड 2 है, यहाँ भी पाई बॉन्ड 2 है और यहाँ भी पाई बॉन्ड 2 है। यदि इनके अंतर्गत यदि मैं संकरण की बात करता हूँ, इन स्ट्रक्चर्स को इस प्रकार से समझते हैं अपन, 3 भागों में डिवाइडेड कर देता हूँ इनको मैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या होता है, यदि मैं इनमें संकरण निकालता हूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत संकरण यदि मैं निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, किस फॉर्मूले के माध्यम से, यहाँ पे सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस में क्या होगा भाई, लोन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। इस प्रकार से यदि मैं निकाल सकता हूँ तो इनका संकरण निकाल सकता हूँ, इसमें संकेत कक्षों की संख्या ज्ञात कर सकता हूँ। संकरण यहाँ पे सिग्मा बंधों की संख्या के आधार पे और लोन पेयर की संख्या के आधार पे निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, यदि यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सिग्मा बंधों की संख्या क्या है भाई, यहाँ पे इस संयोजकता में 4 हो गई, इसलिए यहाँ पे संकरण क्या आता है, sp3। ये बाकी संकरण के विस्तृत चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, आगे पढ़ाएंगे तब। यहाँ पे संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ, यहाँ पे संकरण होता है sp3। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो सिग्मा बंधों की संख्या होती है 2, इसलिए यहाँ पे संकरण होता है क्या भाई, sp। यहाँ पे देखिए सिग्मा बंधों की संख्या मोस्टली रूप से कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे संकरण होता है sp2। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ सिग्मा बंधों की संख्या है 2, तो यहाँ पे संकरण होता है sp। इस प्रकार से तो यहाँ पे sp3 और वहाँ पे sp2, फिर वहाँ पे क्या भाई sp। यदि मैं इसकी ज्योमेट्री की यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए संकरण मोस्टली रूप से किसी कंप्लीट कंपाउंड का ना निकाल कर केवल एक ही एलिमेंट का निकाला जाता है, और यहाँ पे वो एलिमेंट कौन है भाई, कार्बन है। तो हम यहाँ पे संकरण कंप्लीट यौगिक या कंपाउंड का नहीं निकाल कर किसका निकाल रहे हैं, केवल कार्बन का निकाल रहे हैं, अर्थात केवल एक ही एलिमेंट का हम संकरण निकाल रहे हैं। यदि ज्योमेट्री की बात करूं तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री आती है भाई टेट्राहाइड्रल, जी हाँ टेट्राहाइड्रल या चतुष्फलकीय। यदि यहाँ पे मैं बात करूं तो इसकी आती है भाई क्या, ट्राइगोनल प्लेनर, जी हाँ इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लेनर होती है। और यदि sp की यदि मैं बात करूं तो इसकी होती है लाइनर या लीनियर, जिसे हम रेखीय बोलते हैं, और इसकी क्या बोलते हैं भाई हम, त्रिभुजीय समतलीय स्ट्रक्चर आती है। तो यदि मैं बॉन्ड एंगल्स की बात करूं, यदि बंद कोणों की बात करूं तो इसमें होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें होता है 120 डिग्री और इसमें होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसके बारे में। आगे देखिए, यदि मैं इसमें और विस्तृत चर्चा करना चाहता हूँ तो देखिए, यदि मैं नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स की बात करूँ, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल यानी इसके अंतर्गत बंद कोणों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे देखिए कितनी हो सकती है आप, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, तो जो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से अपन बना सकते हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर को। यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है जो क्या होता है भाई 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। फिर मैं इस स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल समझाता हूँ आपको। देखिए इसमें बॉन्ड एंगल को किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं अपन। देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए आप, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, इस प्रकार की टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगी ये। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर्स में देखिए बॉन्ड एंगल यदि मैं गिनना चाहता हूँ तो 1 हो गया, 2 हो गया एंड ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये इधर 5 हो गया एंड ये 6 हो गया। तो यहाँ पे यदि मैं बात करना चाहूँ तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कितने हो जाते हैं भाई, 6 हो जाते हैं। जी हाँ, कितने हो जाते हैं भाई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बॉन्ड एंगलों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। ये क्या है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर्स है। तो यहाँ पे यदि इसकी बात करना चाहता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से,
ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप इस स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड ये क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो ये लीनियर स्ट्रक्चर्स है इस प्रकार से, तो केवल एक ही बॉन्ड एंगल बन सकता है और वो कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का। तो इसकी स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे भाई, केवल एक होता है। तो यहाँ पे हमने सीखा नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कितने हैं यहाँ पे। यदि टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है तो 6 है, यदि ट्राइगोनल प्लेनर है तो 3 है, और यदि यहाँ पे लाइनर है तो कितनी हो गई 1 हो गई। शायद आशा करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखिए, आगे मैं सिखाने वाला हूँ आपको पाई बॉन्ड संख्या कैसे काउंट करते हैं एंड सिग्मा बॉन्डों की संख्या किस प्रकार से काउंट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। थैंक यू।